नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। और आज हम पहुंचे हैं एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बगल में एक रश्मि नगर कॉलोनी है। और यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मनोरंजन साहू जी। ये आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान चिकित्सा के सह चिकित्सक भी हैं और एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संख्या प्रमुख भी रह चुके हैं। और ये जो है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नई दिल्ली के निदेशक भी रह चुके हैं। और इनको 2023 में राष्ट्रपति हमारे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको जो है ये पद्मश्री सम्मान से पुरस्कृत और नवाजे भी गए हैं। तो डॉक्टर साहब से आज हम डॉक्टर साहब आप अपना परिचय बताइए। सबसे पहले परिचय तो आपने बता ही दिया और इससे अधिक परिचय की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शल्य चिकित्सा के प्रोफेसर रहा हूँ और बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद संकाय के डीन के पद पर मैं कार्य किया हूँ और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के मैं संस्थापक निदेशक भी रहा हूँ। उसके अलावा मैं अपने ज़्यादातर समय जो कि शल्य चिकित्सा के पुनरुद्धार के लिए हमने कोशिश किया है। इसके अतिरिक्त मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में क्षार सूत्र के एक नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर क्षार सूत्र थेरेपी सेंटर भी हमने एस्टेब्लिश किया है। जी ये मुख्य रूप से मेरी जो कार्य जिसमें हमने कार्य किया था उसी सामान्य परिचय की तरह से डॉक्टर साहब हमें थोड़ा सा ये बताइए, आप जो है कि गुदा रोग के विशेषज्ञ भी हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि गुदा रोग से किस तरह से बचा जा सकता है। सामान्य रूप से गुदा में होने वाले बहुत सारे रोग हो सकते हैं, लेकिन हम जिसको कहते हैं बहुत कॉमनली जिसको जो रोग सामान्य रूप से होता है वो हम आयुर्वेद में उन बीमारियों के लिए एक विशिष्ट स्थान है और उन रोगों को हम जैसे कि अर्श है या सामान्य रूप से हम उसको बवासीर के नाम से जानते हैं। बगंदर है एक दूसरा बीमारी जिसमें टट्टी के रास्ते में फोड़ा बन करके बाद में फोड़ा फूट जाता है और एक नासूर बन जाता है। डॉक्टर साहब आज की परिस्थितियों में ऐसा देखा गया है कि लगभग जो है कि करीब करीब आज की युग जो चल रहा है, अक्सर लोगों का बाहर का खाना पीना को लेकर के अक्सर लोगों में पाइल्स की जो है बीमारियां पाई जा रही हैं। तो ये हम दर्शकों को थोड़ा सा आप बताइए कि पाइल्स से कैसे बचा जा सकता है। हम लोग क्या ऐसा उपाय करेंगे जिससे पाइल्स जैसे संबंधित रोगों से हम लोग बचाव कर सकें। सामान्य एक बात हमको समझना जरूरी है। आमतौर पर हम लोगों ने ये देखते हैं कि गुदा के मार्ग में कोई भी बीमारी है तो मरीज या सभी लोग करीब इस बात को कहते हैं कि हमें बवासीर हो गया। जी जी, लेकिन ये बात हमेशा सही नहीं होता है। कई सारे अलग अलग बीमारियों को भी लोग बवासीर करके समझते हैं। जहाँ तक बवासीर की बात है, उस बीमारी में टट्टी के रास्ते के हम सभी के जो मलद्वार है उसके अंदर खून के नसें होती हैं जी, और वो एक सामान्य जो है जरूरत है, उसको रहना सभी के शरीर में ये होता है। लेकिन अगर हमारा खान पान ठीक ना हो मतलब कि हम से अनसेफ फूड मतलब जो भोजन हमको जो नहीं करना चाहिए ऐसा भोजन हम करते हैं, सामान्य रूप से बाहर खाना खाते हैं, जिसके चलते टट्टी कई बार सूख जाता है या पेट साफ नहीं होता है ठीक से। टट्टी करने में बहुत अधिक समय लगता है और उसके वजह से टट्टी के रास्ते की जो खून की नसें होती हैं, मलद्वार के जो खून की नसें वो धीरे धीरे फूलने लगता है जी, और उसको बाद में जो खून की नसें हैं वो फट जाता है। उसके बाद वहाँ से खून की रिसाव होती है। ये पाइल्स के जो है सबसे सामान्य लक्षण होते हैं। करीब 30% से अधिक लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। सर ये बताइए जो पाइल्स होते हैं तो क्या ये पाइल्स के मतलब कई प्रकार भी होते हैं कि एक ही प्रजाति की तरह के होता है पाया जाता है।
जैसे कुछ लोग समझ नहीं पाते कि हाँ। हमको पाइल्स है कि क्या है क्या नहीं है। प्रजाति देखिए, हाँ, प्रजाति तो उसमें इस तरह के नहीं, क्योंकि बीमारी के जो समय के साथ साथ उनकी जो गंभीरता जो है वो बदलने लगती है। जी जब शुरुआत में उसके मत्स्य जो है टट्टी के रास्ते के अंदर, मलद्वार के अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं आता। जी जी उस समय के बाद धीरे धीरे वो बाहर आने लगता है और अपने आप अंदर चला जाता है। जी और भी समय बीत जाने पर अगर हम उसकी ठीक से इलाज नहीं करते हैं तो मत्स्य हमेशा बाहर रहता है। जी जी तो ये उसकी गंभीरता के हिसाब से हम इन बीमारियों को भाग करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। जी जी तो जब सामान्य अवस्था में जब जब अंदर ही अंदर रहता है, मत्स्य बाहर नहीं आता है, जी उस समय उसका अगर औषधि से चिकित्सा किया जाए तो करीब करीब सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बाद में जब इसके और मत्स्य जब बड़े हो जाते हैं, बाहर रह जाता है, तो उसकी कभी कभी शल्य चिकित्सा की भी जरूरत होता है। मतलब इसमें बवासीर हुआ और जो है इसमें पाइल्स में जो है आयुर्वेद चिकित्सा मतलब कामगर है। हाँ, ये जो आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है, वो जो जैसे लोगों का कॉन्स्टिपेशन होता है, उस कॉन्स्टिपेशन को जब तक हम करेक्ट नहीं करेंगे, बवासीर का इलाज करना या पाइल्स का इलाज करना बहुत कठिन है। जी आयुर्वेद में इन बीमारियों को ठीक करने के लिए जो मूल बीमारी के जो कारण है, जी उसको दूर करने के लिए बहुत सारे औषधियाँ हैं, खान पान की विधियाँ हैं और भोजन के जो है उसकी जो भोजन बनाने का तौर तरीका भी है, जिससे इस बीमारी से काफ़ी हद तक हम छुटकारा पा सकते हैं। ऑलमोस्ट जिसको कहते हैं कि अगर प्रथम अवस्था में हो या कुछ समय के बाद भी इस बीमारी को करीब करीब हम ठीक कर सकते हैं बिना शल्य चिकित्सा किए। या जी उसके अतिरिक्त भी जो है जी गुदा में ये एक बीमारी है। दूसरा एक एक अन्य बीमारी होता है जिसमें टट्टी के रास्ते के बगल में फोड़ा बन जाता है जी, और जी। बन के बाद में फट जाता है और नासूर सा बन जाता है। जी जी उसको हम सामान्य रूप से जो कॉमन लैंग्वेज में अंग्रेजी भाषा में हम उसको फिस्टुला बोलते हैं और आयुर्वेद में हम उसको भगंदर बोलते हैं। जी वो एक कठिन बीमारी है। बीमारी इसलिए कठिन है कि जो नासूर बनता है, टट्टी के रास्ते की जो मांसपेशियां हैं जिससे हम टट्टी रोकने में जो हमें मदद करता है, उसी मांसपेशियों के अंदर ये बीमारी होती है। जी सामान्य शल्य चिकित्सा करते समय उन मांसपेशियों को काटना पड़ता है, बिना काटे उसका इलाज होना बहुत कठिन है। जी जी ऐसी परिस्थिति में जो मलद्वार को संकुचित करने का जो क्षमता है, वो काफ़ी हद तक ऑपरेशन के बाद कमज़ोर हो जाता है। जी जी मतलब अगर हमें मल त्याग करने के लिए अगर जोर लगता है, तो हम उस समय उस मांसपेशियों को सिकुड़ करके मल के त्याग करने की जो प्रक्रिया है उसको हम रोक नहीं सकते। जी तो उससे कई बार कपड़े खराब हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा समस्या बन जाता है। उसके अलावा जो सामान्य शल्य चिकित्सा होता है, इस बीमारी को दोबारा होने में जो खतरा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आयुर्वेद में इसके लिए एक विशेष चिकित्सा पद्धति है जिसको हम 4 सूत्री चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। जी जी वो पद्धति ऐसा है कि जो औषधियों को एक सूत्र के ऊपर लगाया जाता है और उस सूत्र के उपयोग भगंदर की बीमारी को नष्ट करने में ये कारगर होता है। अगर हम तुलनात्मक अगर देखें, जो उसके रिजल्ट्स को देखें, तो शल्य चिकित्सा जो सामान्य शल्य चिकित्सा जो आधुनिक शल्य चिकित्सा हम बोलते हैं, उसके मुकाबले में जो 4 सूत्र चिकित्सा पद्धति है, उसमें बीमारी को ठीक करने का जो संभावनाएं हैं वो करीब 100 में से 97% लोग इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। जी जी और उसमें जो मांसपेशी है उसकी डैमेज होने की संभावनाएं करीब करीब नहीं के बराबर है। लेकिन अगर हम शल्य चिकित्सा कराते हैं, जो आधुनिक शल्य चिकित्सा कराते हैं, उनमें कई बार जो ठीक होने का जो प्रतिशत होता है वो काफ़ी इससे कम रहता है, जी जो आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति से कम रहता है। और ये जो है मतलब केवल ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं है, देश के जितने प्रतिष्ठित चिकित्सा के मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, ऐसे बहुत मेडिकल कॉलेजेस में इसमें अध्ययन हुआ है और
उन सभी लोगों ने इस बात को स्वीकारा है कि जो आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है वो भगंदर के चिकित्सा के लिए काफ़ी कारगर है और उसमें बीमारी ठीक करने का प्रतिशत ज़्यादा रहता है और उसमें मांसपेशियों को डैमेज होने से ये बचाता है। तो डॉक्टर साहब हमको थोड़ा सा ये बता दीजिए, आयुर्वेद में जैसे परहेज को ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, जिन हमारे भाई बहन लोगों को जो है कि ये हो चुका है, जो पाइल से परेशान है, तो उनको क्या बचाव करना चाहिए? उनके लिए बचाव का मतलब अधिक से अधिक क्या चीज़ ठीक बचाव? है, ये बात बहुत जरूरी है कि बीमारी हमें ना हो। जी तो हाँ, ये सत्य है कि हम काफ़ी हद तक इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। जी जो बीमारी होने के लिए मुख्य रूप से जो आज के आधुनिक जीवन शैली जो है एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि इस बीमारी को होने में। जी तो क्या चीज़ है कि ज़्यादातर माँ बाप या हम सभी लोग बहुत अगर किसी को ये प्रश्न करें कि हम डैमेज होने से ये बचाता है। तो डॉक्टर साहब हमको थोड़ा सा ये बता दीजिए, आयुर्वेद में जैसे परहेज को ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, जिन हमारे भाई बहन लोगों को जो है कि ये हो चुका है, जो पाइल से परेशान है, तो उनको क्या बचाव करना चाहिए? उनके लिए बचाव का मतलब अधिक से अधिक क्या चीज़ ठीक बचाव? है, ये बात बहुत जरूरी है कि बीमारी हमें ना हो। जी तो हाँ, ये सत्य है कि हम काफ़ी हद तक इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। जी जो बीमारी होने के लिए मुख्य रूप से जो आज के आधुनिक जीवन शैली जो है एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि इस बीमारी को होने में। जी तो क्या चीज़ है कि ज़्यादातर माँ बाप या हम सभी लोग बहुत अगर किसी को ये प्रश्न करें कि हम टॉयलेट में कितने देर तक बैठे हैं, हम किसी को इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। जी जी आज के समय पर लोग अपने मोबाइल ले जाते हैं, अखबार ले जाते हैं जी जी या वहीं बैठ करके अपने टॉयलेट में बैठे रहते हैं। जी सामान्य रूप से अगर अगर हमारी डाइजेशन सही रहे और खान पान हमारा सही रहे तो मल को त्याग करने के जो समय होती है तो 1 से 2 मिनट के अंदर ही होता है। जी मतलब अधिक देर तक जो है नहीं कि बैठना। लैट्रिन में बैठना नुकसानदायक है। हाँ, तो ज़्यादातर समय क्या होता है कि लोग टॉयलेट में बैठे रहते हैं और स्ट्रेन करते रहते हैं, काँपते रहते हैं। जी तो इसके चलते टट्टी के रास्ते में कई बार घाव हो जाता है या टट्टी के रास्ते क्रैक हो जाता है जिसको हम फीसर बोलते हैं। जी बहुत कॉमन है ये बीमारी। हम्म, दूसरा जो खून के नशे होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, वो फूल करके बाहर आने लगता है। जी उसको हम बच सकते हैं। कई बार पूरी टट्टी का रास्ता बाहर आने लगता है जिसको हम रेक्टल प्रोलैप्स बोलते हैं। जी तीसरा जब ये फीसर या इस तरह से बीमारी होती है उससे कई बार इन्फेक्शन होकर के फिस्टुला बन जाता है। इस सभी बीमारियों को अगर हम स्टूल की जो कंसिस्टेंसी है मतलब टट्टी अगर कड़ी ना हो, टट्टी में देर तक अगर हम ना बैठें, इन चीज़ों को अगर हम ध्यान रखें और ये चीज़ें ज़्यादातर हमारा भोजन जैसे हम बाहर खाना पीना खाते रहते हैं उससे हमारा पेट खराब होने लगता है, उससे हम बीमार पड़ते हैं। जी जी दूसरा हम खाने में हरी सब्जियां कम करते हैं। आजकल बेकरी और बेकरी प्रोडक्ट्स ये बहुत लेने लगते हैं हम लोग। मतलब तेल मसालों का प्रयोग कम से कम करें। तेल मसाला से ज़्यादा जैसे फास्ट फूड है जिसमें रिश्तेदार फाइबर के जो है कम रहता है, जी। ऐसी चीज़ें खाने से, ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने से तो हमारा डाइजेशन उसको ठीक से शरीर डाइजेस्ट नहीं करता जी है, जी जिसके चलते जो स्टूल जो है वो हार्ड होने लगता है या कई बार टट्टी जाना पड़ता है। जी जी इससे हम बच सकते हैं। तो घर का बना हुआ खाना खाइए। आजकल एक हमारे देश में एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है श्री अन्न जिसको कहते हैं हम मिलेट्स बोलते हैं सामान्य रूप से, या मोटा अनाज जिसको हम बोलते हैं। जी मोटा अनाज। हाँ, ये काफ़ी हद तक मदद करता है हमारे फाइबर की जो ज़रूरत की पूरा करने के लिए। जी जी हरी सब्जी है, फल अगर हम खरीद सकते हैं तो फल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि महंगे फल खाना है, ये ज़रूरी है कि जो सीजनल फ्रूट्स है, खासतौर से पपीता है, अमरूद है, हम लोग के यहाँ सूरन की सब्जी है, ये चीज़ें स्टूल को सॉफ्ट रखने में मदद करता है। तो हम इस तरह चीज़ों को अगर लें, सवेरे उठ करके अगर मूंग भिगो करके रखें, चना भिगो करके रखें, उसको हम खाएं, आटा का चोकर फेंके ना हम, तो ये चीज़ें हमें अपना अधिक फाइबर को डाइट में चाहिए। एक स्वस्थ आदमी के लिए करीब करीब 30 ग्राम से 40 ग्राम फाइबर हमें डेली चाहिए। जी उतना हमें भोजन में चाहिए, जैसे प्रोटीन चाहिए, जैसे फैट चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसी तरह से हमको फाइबर चाहिए। जी
वो इन चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके चलते इस तरह का बीमारियाँ बहुत होने लगता है। दूसरा, हमारे जो पढ़ाई लिखाई करने वाले जो छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनके टाइमिंग्स भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सवेरे सवेरे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, 5 बजे 6 बजे उठ के जाते हैं स्कूल में, तो टॉयलेट कई बार नहीं जाते हैं, तो जो स्कूल पास करने नहीं जाते हैं ऐसे ही भाग स्कूल चले जाते हैं, उसके चलते स्कूल हार्ड होने लगता है, तो धीरे धीरे उसका एक हैबिट बनने लगता है। तो ध्यान रखें बच्चों का, उनको समझाएं उनको कि स्कूल टॉयलेट जाना है, दूसरा टॉयलेट में देर तक नहीं बैठना है, भोजन घर में करना है, बाहर का खाना कम से कम अगर जरूरत पड़े तो ना ही खाएं। ये अगर ध्यान में रखें तो इस बीमारी को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि डॉक्टर साहब बता रहे थे अभी कि बाहर के खाने का प्रयोग कम करें और जहाँ तक हो सके कि तेल मसालों के खाने से बचा जा सके, और इसको बचाव करके हम लोग इसको काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमको ये बताइए कि ये आयुर्वेद संस्थान आयुर्वेद में ये पाइल्स का क्या मतलब पूर्णतः इलाज संभव है? अभी जैसे मैंने बताया कि अगर प्रारंभिक समय पर पाइल्स होता है या जिसको हम हेमोरॉइड्स बोलते हैं, अगर औषधि से चिकित्सा करेंगे तो करीब करीब सभी लोग इन चिकित्साओं से केवल औषधि चिकित्सा से वो सुधार सकता है जी और दोबारा नहीं भी होगा जी। बाद में अगर काफ़ी अगर ये बीमारी अगर गंभीर रूप ले लेता है तो उन परिस्थितियों में शल्य चिकित्सा की जरूरत पड़ती है, और उसमें आयुर्वेद में भी बहुत सारे शल्य चिकित्सा का तरीका है जिससे हम लोग करते हैं और उसमें मरीज बहुत सही रहता है, ठीक होता है। जैसा कि देखा जाए डॉक्टर साहब कि जैसे कि आजकल आमतौर पे सभी को ये मतलब वो पाया जा रहा है पाइल्स जो है, और किसी को अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होने लगती है और किसी को मालूम भी नहीं पड़ता और जो है कि इस तरह से परेशान रहते हैं। तो इस पे आप वो कुछ बताएंगे, मतलब इसकी पहचान कैसे की जा सके कि थोड़ा तो मतलब ये पहचान इसका कैसे हो पाए कि हमको पाइल्स है या कुछ और है? मैंने पहले ही बताया था कि गुदा के मार्ग में कोई भी बीमारी है तो मरीज आमतौर पर उसकी पाइल्स की बीमारी करके डॉक्टर के पास आते हैं। जो जिसको हम बवासीर बोलते हैं उनमें मुख्य रूप से, या जिसको हम हेमोरॉइड्स बोलते हैं या पाइल्स बोलते हैं, उनमें मुख्य रूप से मरीज जो है उनको ब्लीडिंग होता है, उनमें तकलीफ दर्द या तकलीफ करीब करीब नहीं के बराबर होता है। मरीज को आमतौर पर स्कूल जब पास करने जाता है या पास करता है तो उसको बूंद बूंद करके या पिचकारी जैसे धार से खून गिरता रहता है, उसी तकलीफ के साथ आता है। उसके साथ साथ मरीज को कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट नहीं साफ होना, भूख कम लगना या टट्टी कई बार बार जाना, ये समस्याएं मरीज को रहता है। ऐसा समस्या हो तो जरूर डॉक्टर की सलाह लें। एक थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि जो पाइल्स के दौरान जो ये ब्लीडिंग होती है तो क्यों होती है? थोड़ा सा इसको विस्तार से थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो जान सकें। जी, जैसे कि जो गुदा की मार्ग होता है उसके अंदर की तरफ जो परत होती है उसमें खून की नसें होती हैं। जी। तो हमने जैसे पहले बताया कि हम अगर स्टूल अगर हार्ड होगा और टट्टी में हम देर तक बैठ के कांपते रहेंगे, और दूसरा जो है काफ़ी लंबे समय तक अगर हम स्ट्रेन करें आँखें बैठ करके तो धीरे धीरे खून की नसें फूलने लगता है। जी। फूल करके बाद में उनकी क्षमता के जब अधिक हो जाता है तो फट जाता है। जी। फटने के बाद खून धार से या बूंद बूंद करके बहने लगता है। तो सर एक बात और बता दीजिए, जैसे कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोई पेशेंट ऐसा होता है जिसको ब्लीडिंग तो नहीं होती है पर वो उसका पेट भी सफा नहीं होता और वो गैस को लेकर के बहुत परेशान रहता है, तो वो कैसे वो पहचान करेगा कि हमको जो है कि नहीं वो पाइल्स ही है या कोई अन्य गुदा रोग है? इन चीज़ों के लिए तो डॉक्टर को सलाह करना देखना पड़ेगा, उनको जांच कराना पड़ेगा। डॉक्टर उनको देखते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं गुदा के मार्ग में, और तब उसकी हम पहचान कर पाते हैं और तब उसकी इलाज हो सकता है। या ज़रूरत पड़ने पर आवश्यकता के अनुसार गुदा के मार्ग की बीमारी को समझने के लिए एंडोस्कोपी जैसे कोलोनोस्कोपी जैसे जांच वगैरह होता है, इन जांचों से बीमारियों को हम उसका निदान हम ठीक से कर सकते हैं, उस हिसाब से उसका इलाज कर सकते हैं। जी, हम आपको आपसे कह रहे हैं क्योंकि हमारे आप चैनल के माध्यम से
और जो हमारे दर्शक भाई हैं उनको इससे बचाव के लिए कोई थोड़ा बहुत संदेश देना चाहेंगे आप? मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हमारा ये बीमारी 2 कारणों से मुख्य रूप से होता है कि हमारा भोजन ठीक से हो, साफ-सुथरा भोजन हो और टॉयलेट हैबिट, ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों को समझना या सभी को समझना पड़ेगा कि टॉयलेट करने का मतलब ये नहीं है। अगर आप नेचर को देखें, प्रकृति को देखें, केवल इंसान छोड़ कर के कोई भी जानवर टॉयलेट में आधा मिनट से 1 मिनट, आधा मिनट से भी कम समय में सभी जानवर टट्टी कर लेते हैं। हम ही इंसान अकेले हैं जो टट्टी खाने में बैठे रहते हैं, काँपते रहते हैं और टट्टी करेंगे, ये भावनाओं के साथ बैठे रहते हैं। ये छोड़ना है, स्ट्रेन करना टॉयलेट में बैठ कर के, ये ठीक नहीं है। दूसरा, हमारा स्टूल सॉफ्ट रहे उसके लिए हमें अपना डाइट में बदलाव लाना पड़ेगा। उसमें ख़ास तौर से बार-बार वो चीज़ है कि रेशेदार चीज़ें, जो हरी सब्ज़ी है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हरे साग-सब्ज़ी हैं, इससे काफ़ी हद तक ये बदलता है। नहीं तो कुछ औषधियों की ज़रूरत पड़ते हैं, जो सामान्य औषधि है, जैसे त्रिफला है, जैसे इसबगोल है, इस तरह के औषधियों से भी ये बदलाव होता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत लोग टॉयलेट में बैठ कर के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो मोबाइल ले जाते हैं, चैट करते हैं, ये चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए। इससे हम काफ़ी हद तक बीमारी से बच सकते हैं। बाथरूम में कम से कम समय जी, जी, जी। टॉयलेट ज़्यादा टाइमिंग कम रखें, कम से कम। ये नहीं है जैसे हमारे कुछ जैसे दर्शक हैं जाते हैं और बाथरूम में जो है वहाँ पेपर ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं और जो है कि आधे-आधे घंटे 30-30 मिनट तक बैठ के बाथरूम में वो अपना समय बिताते हैं, ऐसा ना करें। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने। जी। इसको छोड़ देना है, ये गलत आदत है। कि इससे आपको जो है आप जो है कि इस रोग से ग्रसित हो सकते हैं। ये निश्चित है, गुनाह है। जी। तो हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे डॉक्टर मनोरंजन साहू जी और ये जो है गुदा रोग पे और पाइल्स पे जो है कि कुछ बता रहे थे, हम लोगों को जानकारियाँ दे रहे थे। इसके लिए इनका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।